नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में हम आपको विश्व भर में क्या चल रहा है उससे अपडेट कराने की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने सारी पुल प्रांत में तालिबान द्वारा 1 दर्जन से अधिक महिलाओं सहित 60 से अधिक लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की निंदा की है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कम से कम 63 लोगों को कोड़े मारे। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दायित्वों का सम्मान करने के लिए कहा है। तालिबान के उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में 14 महिलाओं समेत 63 लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की पुष्टि की है। इस पर लोगों पर अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, चोरी, अनैतिक संबंधों जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन्हें एक खेल स्टेडियम में कोड़े मारे गए। तालिबान ने एक उदार शासन देने के वादे के बावजूद 2021 में फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद सार्वजनिक रूप से कठोर दंड देना शुरू कर दिया है। वे लोगों को किसी भी अपराध के लिए फांसी, कोड़े मारना, पत्थर मारने जैसे दंड देते हैं। तालिबान के 1990 के दशक में शासन में भी यही होता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना द्वारा किया गया एक अभियान था, जिसका उद्देश्य उस समय के सरकार का ये मानना था कि जो उग्रवादी हैं उनको बाहर खदेड़ना था, जिसका नेतृत्व जनरल सिंह भिंडरावाले कर रहे थे, जो कभी सिख मदरसा दमदमी टकसाल का नेता था और उस समय बढ़ते अलगाववाद खालिस्तान आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। यद्यपि ये अपने इच्छित उद्देश्यों में सफल रहा, लेकिन इसके सिख समुदाय से कुछ सदस्यों में रोष पैदा हो गया, जिससे अपने धर्मस्थल में की गई इस कार्रवाई को अपनी आस्था पर हमला माना गया। 39 साल बाद भी यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रकरण बना हुआ है। ब्रिटेन में कुछ पत्रकारों ने गोपनीय दस्तावेजों पर विश्लेषण करने के दौरान इसमें ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की भूमिका पाई। ब्रिटेन के संसद ने कहा कि भूमिका सिर्फ सलाह देने तक थी या कुछ और थी, लेकिन जब हमें इस बारे में पता चला कि हमें दुख हुआ, क्योंकि हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी सरकार की इसमें कोई भूमिका होगी। डी के समुद्र तटों से सबसे पश्चिमी यूटा को 11वें घंटे में आक्रमण योजना में शामिल किया गया था, ताकि मित्र राष्ट्र बंदरगाह शहर चेरबर्ग के हमले की दूरी के भीतर पहुंच सके। सुबह के अंधेरे में हजारों अमेरिकी पैराट्रूपर्स दुश्मन की रेखाओं के पीछे अंतर्देशीय क्षेत्र में उतरे। अपनी भारी उपकरणों से बोझ के दबे हुए कई समुद्र तट के पीछे बाढ़ वाले दलदली इलाकों में डूब गए और अन्य दुश्मनों की गोलाबारी से आसमान से नीचे गिर गए। एक को तो पकड़ ले जाने के से पहले 2 घंटे तक चर्च की मीनार से लटकाया गया। इस बीच जो लोग उतरे वे अक्सर खुद को अपने निर्दिष्ट ड्राफ्ट जोन के बाहर पाते थे। सुधार करने के लिए मजबूर होने के बावजूद वे 4 सेतुओं पर कब्जा करने में सफल रहे, जो समुद्र तट के एकमात्र निकास बिंदु के रूप में काम करते हैं। यूटा में भी अमेरिकी सेना अपने इच्छित गंतव्यों से 1 मील से अधिक दूर उतरी। आंशिक रूप से मजबूत धाराओं के कारण सौभाग्य से उनके लिए यह क्षेत्र वास्तव में कम संरक्षित था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में अनकहा मार्शल लॉ लागू है। सुनवाई के दौरान खान ने कहा कि मुल्क में आम चुनाव से 5 दिन पहले मुझे अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसमें मैं चुनाव से दूर रहूं। इमरान ने कहा कि तोशखाना केस में उनको फंसाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को NAB का नया चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए। इमरान ने बताया कि जब सरकार और विपक्ष NAB के चेयरमैन नियुक्त करने की सहमति नहीं बना पाते तो थर्ड एम्पायर को इस पर निर्णय लेना चाहिए। दरअसल 2002 में पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले संस्थान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की शक्तियों को कम करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। इसके तहत NAB उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जिसमें 50 करोड़ से कम का भ्रष्टाचार हो। साथ ही इस एक्ट के तहत NAB के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को अवैध रूप से बंदूक खरीदने और रखने के आरोप में दोषी पाए जाने पर माफ़ करने में से साफ इनकार कर दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा है कि वह मुकदमे के नतीजों को स्वीकार करेंगे। पिछले साल अदालत ने माना था कि हंटर ने हथियार खरीदने के लिए कई बार झूठ बोला। उन पर अक्टूबर 2018 में बंदूक खरीदने के दौरान अपनी नशे की लत को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप था।
कहा था कि हंटर ने जब अक्टूबर 2018 में डेलावेयर के कार्ल्स कोबरा स्पेशल स्टोर से बंदूक खरीदी थी, जब मुकदमा चल रहा था, तब बाइडेन ने एक बयान में कहा था कि मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैं एक पिता भी हूँ। प्रथम लेडी जिल और मैं अपने बेटे से प्यार करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हंटर ने नशे से उभरने में जो ताकत दिखाई है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। बहुत से परिवारों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे की लत पर काबू पा लिया है। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इनमें भारत और अमेरिका में नेपाली कांग्रेस कोटे के तहत तैनात राजदूत भी शामिल हैं। ये फैसला नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पार्टी से गठबंधन तोड़ने और केपी शर्मा ओली से हाथ मिलाने के तहत कई 3 महीने बाद किया है। विदेश मंत्रालय से कई अधिकारियों ने अखबार को बताया कि सरकार प्रेस को बताया कि यह कदम बहुत ही देशों को गैर राजनीतिक संदेश दे रहा है। नेपाल के एक मंत्री ने अखबार प्रेस को बताया कि विदेश मंत्री श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस और अन्य दलों के कोटे से नियुक्त राजदूतों को वापस बुलाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दहल और CPN UML के अध्यक्ष ओली ने मनमाने तरीके से राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका में पिछले सप्ताह ऐतिहासिक चुनाव के परिणाम में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्त कराने वाली पार्टी ने इस साल 30 साल में पहली बार बहुमत गंवा दिया। अब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ऐलान किया है कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। रामाफोसा ने कहा कि देश की ज़रूरत को समझते हुए और लोगों की स्पष्ट इच्छा का सम्मान करते हुए NEC राष्ट्रीय एकता की बैठक के गठन पर पार्टियों के बीच सहमति बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ ANC को 40% से अधिक मत मिले हैं। गौरतलब है कि सिरिल रामाफोसा के नेतृत्व वाली ANC ने 30 साल पहले 1994 में नेल्सन मंडेला के निर्वाचन होने के बाद पहली बार अपना बहुमत खोया है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर से अंतरिक्ष का सफर तय किया है। वहां स्पेस स्टेशन पे पहुंचते ही उन्होंने डांस शुरू कर दिया। इस सोशल मीडिया पर सुनीता विलियम्स का डांस को लेकर खूब पसंद कर रहे हैं। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंची। सुनीता विलियम्स साल 2007 और साल 2012 में भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। यह उनकी तीसरी यात्रा है। अमेरिका के फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर से लॉन्चिंग के 36 घंटे बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बोइंग स्पेस क्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया। स्पेस स्टेशन पहुंचते ही सुनीता विलियम्स ने डांस करके इस बात का जश्न मनाया। डांस करने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में मौजूद बाकी सभी यात्रियों को गले भी लगाया। सुनीता विलियम्स और उनके सहयात्री बूच विल्मोर का स्वागत स्टेशन पर घंटी बजाकर किया गया। ताइवान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी तो चीन भड़क गया और इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना चाहिए। चीन की नाराजगी पर अब ताइवान ने भी ड्रैगन को आंखें दिखाई हैं और कहा है कि वह भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच X पर जारी किए गए एक बयान में कहा कि 2 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के बीच शुभकामनाओं के बीच आदान प्रदान पर चीन की नाराजगी पूरी तरह अनुचित है। डरना और धमकाना कभी भी दोस्ती को नहीं बन पाते हैं। ताइवान आपसी फायदे और साझा मूल्यों के चलते देश के साथ साझेदारी बनाने के लिए समर्पित है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बधाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर स्विट्जरलैंड में आगामी शांति समझौते को लेकर चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि उम्मीद जताई कि समझौते में भारत अहम भूमिका निभाएगा। जेलेंस्की ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत की बधाई दी और उन्हें अपने सुविधा अनुसार समय पर यूक्रेन आने का न्योता भी दिया। जेलेंस्की ने दोहराया कि दुनिया में हर कोई वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका को जानता है और पहचानता है। उन्होंने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि हम सभी मिलकर सभी देशों के लिए न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित करने के लिए काम करें।
एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस खबरों, इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।